नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसी सीरीज़ में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जर्नल। दोस्तों, जैसे एक इंसान के शरीर के लिए दिल की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दिल होता है जर्नल। अगर जर्नल ही नहीं तो आप मान के चलिए कि आगे की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं हो सकती। आपको याद होगा जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारी बिगिनिंग की क्लासेस जब कर रहे थे, तब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पढ़ा था, जिसे हमने पढ़ा था क्या? अकाउंटिंग इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो ये जो डेफिनेशन में एक वर्ड आया था क्या? अकाउंटिंग इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जी हाँ, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, और वो रिकॉर्डिंग आप कहाँ करते हो? वो आप करते हो जर्नल में। तो हम इसी सीरीज़ को अब आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे जर्नल का एक कंसेप्ट, उसका हम बैकग्राउंड समझेंगे, आखिर वो काम कैसे करता है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इसके कुछ फंडामेंटल्स और अधिक जानेंगे, जैसे इसके हम कुछ रूल्स होते हैं रिकॉर्डिंग करने के, उन रूल्स को जानेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच भी हम उसमें देखेंगे। आज की ये क्लास जर्नल की थ्योरी क्लास है। उम्मीद करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल। तो देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे जर्नल की डेफिनेशन। सर जेरी वेगन क्या कहते हैं? जर्नल इट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक इवेंट्स अफेक्टिंग एन एंटरप्राइजेस। जी हाँ, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये एक एंटरप्राइज, यहाँ पर बेसिकली बात की जाती है एक बिजनेस की, एक बिजनेस के सारे इकोनॉमिक इवेंट्स जो बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, आप उनको अगर रिकॉर्ड करते हो और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हो, तो जहाँ रिकॉर्ड करते हो उसे हम कहते हैं जर्नल। देखिए, क्रोनोलॉजिकल वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या है? सीक्वेंस में जब जब जो जैसा एंट्री हुआ, मतलब जब जब जो ट्रांजेक्शन हुआ आप उसको रिकॉर्ड करते जाओगे, वो होता है आपका क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे ऑल इकोनॉमिक इवेंट, मतलब यहाँ पर बात हो रही जो भी ट्रांजेक्शन जिसको कि आप मनी में मेजर कर सकते हो और जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, आप उसको रिकॉर्ड करोगे और वो आपका कहलाएगा कहाँ पर? जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। बात करते हैं सर राउलैंड की, जो कहते हैं जर्नल मतलब क्या? द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल। भैया अकाउंटिंग की जो एकदम पहली बुक आती है, जहाँ पर आप उसमें रिकॉर्डिंग बस स्टार्ट करते हो, मतलब जहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, उस बुक का नाम है जर्नल। प्रिसाइजली इट इज़ द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? बुक ऑफ प्राइम एंट्री, विच मीन्स डे बुक, जिसको हम डे बुक भी कहते हैं। एंड इसका एक और नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जी हाँ, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बेसिक बुक ऑफ एंट्री, तो ये उसका नाम है। याद रखिएगा, अकाउंटिंग शुरू होती ही है जर्नल से। कोई भी एक ट्रांजेक्शन हुआ, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आपने उसको मेजर कर लिया कि हाँ ये पैसों में इतना इसका वैल्यू होगा। अब जब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हो तो भैया जर्नल में ही स्टार्ट करोगे। तो जर्नल हमारा हो गया पहला बुक। तो ये जो हमने दो डेफिनेशन देखी, इसके बेसिस हम ये बोल सकते हैं क्या? जर्नल मीन्स द जर्नल इज द इनिशियल रिकॉर्ड। जर्नल इज द इनिशियल रिकॉर्ड, ये सबसे पहले आप रिकॉर्ड यहीं पर करते हो। किसको रिकॉर्ड करते हो? वेयर द ट्रांजेक्शन्स आर, जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन्स को सीक्वेंशली रिकॉर्ड करते हो। और कब रिकॉर्ड करते हो मालूम? बिफोर बीइंग पोस्टेड टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट, मतलब आप इसको लेजर में पोस्टिंग करने से पहले आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हो। याद कीजिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ऐसे हमने पढ़ा था। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल में। फिर पोस्टिंग कहाँ होगी, मतलब क्लासिफिकेशन कहाँ होगा? लेजर में। और वहाँ से फिर बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस, यानी कि जो आपका क्लासिफिकेशन हो रहा है, यानी कि जो आपका लेजर बन रहा है, उसके पहले आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। तो वही बोला गया है यहाँ पर कि आप
जर्नल क्या है? जर्नल आपका इनिशियल रिकॉर्ड है जहां पर आप ट्रांजेक्शन्स को सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हो। सीक्वेंस मतलब क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, जहां पर आप सीक्वेंस में उसको रिकॉर्ड कर रहे हो और लेजर में पोस्टिंग करने से पहले रिकॉर्ड कर देते हो, विथ ईच ट्रांजेक्शन बीइंग इंडिविजुअली डॉक्यूमेंटेड विथ डेबिट एंड क्रेडिट, जहां पर हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलू आप इसमें रिकॉर्ड करते हो। आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, बेसिकली ये हम करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, ध्यान रखिए, कोई भी एक ट्रांजेक्शन हो आज की तारीख में, उसका दो पहलू होता है। आप खुद सोचिए, आप मॉल गए थे और आप मॉल में जाकर आप अपने लिए कुछ एक शर्ट खरीद कर लेके आए हो, तो जब आपने शर्ट खरीदा आपके पास क्या आया? आपके पास एक शर्ट आई, बदले में क्या गया? बदले में पैसे गए। यानी कि एक इवेंट हुआ, आपने एक सामान खरीदा, लेकिन उसके दो पहलू हैं, एक सामान आया और कैश चले गया। तो ठीक उसी तरीके से बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है सबका दो पहलू होता है, कुछ आता है तो कुछ जाता भी है, कुछ अगर बढ़ रहा होता है तो कुछ घट भी रहा होता है साथ ही साथ। तो आपको उन दोनों पहलू को देखते हुए रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड होता है आपका जर्नल में। जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस दो सिंबल को यूज करते हैं कुछ एक फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक उसी तरीके से अकाउंटिंग में दो इंपॉर्टेंट टर्म है, डेबिट और क्रेडिट, हम उसको यूज करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए आगे देखिए, आगे सबसे पहला आपका आता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मतलब क्या? एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। जब आप एक जर्नल में एक जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हो, जब आप जर्नल में एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है जर्नल एंट्री। और जो प्रोसेस है, मतलब रिकॉर्डिंग करने का जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। मतलब क्या? आपने एक इवेंट को देखा, वो इवेंट हुआ, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, क्या ये बिजनेस का इवेंट है? जी हाँ। क्या इसमें पैसों का लेन देन है? जी हाँ। क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? जी हाँ। जब सब कुछ है उसमें, तब उसको आप रिकॉर्ड करोगे। तो एक इवेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप उसको पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो जर्नल में, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जर्नलाइजिंग। देखिए, जर्नलाइजिंग मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन। आप रिकॉर्डिंग करते हो एक ट्रांजेक्शन को, कैसे रिकॉर्ड करते हो? इन अ जर्नल, एक जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। तो इस रिकॉर्डिंग करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं हम जर्नलाइजिंग। समझ में आया आपको जर्नलाइजिंग? और तीसरा इंपॉर्टेंट आपका वर्ड आता है यहाँ पर एक पोस्टिंग। मतलब क्या? जब आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया तो जर्नल से वो चीज कहाँ ट्रांसफर होगी? वो आपकी ट्रांसफर होगी लेजर अकाउंट में। जर्नल से वो चीज कहाँ ट्रांसफर होगी? आपकी लेजर अकाउंट में। यानी कि हमने क्या किया? हमने यहाँ पर अब क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। जो हमने रिकॉर्डिंग की थी उसमें से अब हमने क्लासीफाई कर दिया और कॉमन सारी एंट्रीज को एक जगह हमने पार्क करना शुरू कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया है, हम जर्नल से उठाकर लेजर में डाल रहे हैं, जर्नल से उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं पोस्टिंग। तो एक वर्ड आएगा, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करो, ऐसे आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ में आ गया? लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम जी रहे हैं आज के टाइम में, यानी कि 2023 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो 2023 में, माफ़ कीजिएगा, 2023 में आपको बता दूं मैं, मैक्सिमम जितने भी बिजनेस है ऑलमोस्ट सबके सब क्या करते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्या खास बात है? उसकी ये खास बात है कि आप सिर्फ जर्नल रिकॉर्ड करो और बदले में ये क्या करेगा? जर्नल से ऑटोमेटिक पोस्टिंग कर देगा लेजर में, वहाँ से ऑटोमेटिक क्या कर देगा? आपका ट्रायल बैलेंस बना देगा, और उस ट्रायल बैलेंस से आप क्या कर लोगे? आपके फाइनल अकाउंट बना सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे हमने बोला, डेबिट क्रेडिट क्या है? ये दो टर्म है जो डिनोट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का इनकमिंग और आउटगोइंग को। सी, इन अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट आर फंडामेंटल कंसेप्ट्स यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जी हाँ,
आप इसको यूज़ करते हो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको ट्रैक करने के लिए कि वो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, क्या वो इनफ्लो है, क्या वो आउटफ्लो है, क्या मेरे लिए एसेट बढ़ रहा है, क्या मेरे लिए लायबिलिटी बढ़ रही है। ये सारी चीज़ को डिनोट करने के लिए दो वर्ड आएगा, क्या, डेबिट और क्रेडिट। जी हाँ, अब देखिए आगे क्या बोला है, दीज टर्म्स आर यूज्ड इन डबल एंट्री अकाउंटिंग। जी हाँ, ये जो डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड आपने जाना, ये आप कब यूज करते हो, ये आप यूज करते हो डबल एंट्री बुक कीपिंग में। सिंगल एंट्री में ये चीज नहीं होता, ये सिर्फ डबल एंट्री बुक कीपिंग में यूज होता है। ए सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, ए सिस्टम दैट हेल्प्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जी हाँ, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से आप जो रिकॉर्ड करते हो, बैलेंस करते हो, मतलब क्या, हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है। ये कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में भी देखा था। कैसे देखा था, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू देखा था, जहां पर हमने जाना एसेट इज इक्वल्स टू व्हाट, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जितने भी मेरे एसेट होते हैं वो सबका वैल्यू, वो सबका जो बैलेंस होगा वो आपका डेबिट बैलेंस होता है, और जितनी भी मेरी लायबिलिटीज या कैपिटल होता है उसका उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे बिजनेस के सारे एसेट डेबिट बैलेंस इज इक्वल्स टू सारी लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, दोनों सेम होगा। कैसे होगा, जब हम आगे इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी करेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। बट फिर भी मैं इतना एक एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तक जो हमने चर्चा की है आप उसको समझ पा रहे होगे। फिर देखिए जो टर्म है डेबिट, ये डेबिट वर्ड आया कहाँ से, ये आया लैटिन से। हमारा इंडिया में लैटिन भाषा का बहुत प्रभाव था, तो बहुत सारे वर्ड अगर आप लॉ वगैरह भी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको यही पढ़ने मिलेगा कि भैया ये लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, तो जो डेबिट वर्ड है ये आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है डेबिटम। क्या नाम है, डेबिटम। डेबिटम वर्ड से ये वर्ड आया डेबिट, जिसका क्या अर्थ होता है, सिंपल मतलब व्हाट इज ड्यू, कितना भैया मिलना बाकी है, कितना हमने किसी को दिया है जो हम उसको लेने वाले हैं, समथिंग ओन, या कितना मैंने ओन करके रखा हुआ है। लेट सपोज मैंने किसी डेटर को, किसी इंसान को उधारी में सामान बेचा। आप इसको एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज ये स्टाइलस ये 1 करोड़ रुपए का है, मैंने ये अंबानी को बेच दिया। अब अंबानी ने मेरे को इसके बदले पैसे नहीं दिए, मतलब मैंने इसको उधारी में बेचा है। अब अंबानी से मैं पैसे पाने वाला हूँ, तो अंबानी मेरे लिए क्या बन गया, डेटर। अंबानी क्या बन गया मेरे लिए, डेटर, यानी कि अंबानी मुझसे इतना पैसा लग रखा है, वो मेरे को इतना पैसा देगा, अंबानी मुझे इतना पैसा देगा, तो वो डेबिट वाले टर्म में यूज होगा। दूसरा चीज, मान लीजिए कि स्टाइलस मेरा है, ये मैंने 1 करोड़ रुपए देके खरीदा था, अब ये मेरे लिए एक एसेट है, मतलब ये मेरी संपत्ति है। कल तक ये नहीं था, आज है, मतलब आज ये मेरे से बढ़ गया। कल तक ये मेरे पास नहीं था, जीरो वैल्यू थी, आज ये 1 करोड़ रुपए बढ़ गई, तो ये मैंने ओन किया है, ये मेरी संपत्ति है, तो ये मेरे लिए डेबिट है। सिंपल मीनिंग इसका ये होता है। आगे प्रैक्टिकल में हम इसको और अंदर में जाके समझेंगे जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। उसके बाद देखिए द वर्ड क्रेडिट, ये भी वही लैटिन भाषा से आया है, और वर्ड क्या है, क्रेडिटम। उसका ऑपोजिट कर दीजिए, अगर हमको किसी को पैसे देने हैं, अगर हमने किसी से उधार में ले रखा है, तो वो वर्ड आपका यहाँ पर बेसिकली क्रेडिट से डिनोट होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जो वर्ड है आपका डेबिट या क्रेडिट, तो जब हम अकाउंटिंग में इसको लिखेंगे तो डेबिट वाला हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और क्रेडिट वाला हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे। मतलब अगर मैं अकाउंट भी बनाऊं, आपको एक सिंपल सा एक हिंट देता हूं, लेट सपोज ये मैं एक अकाउंट बनाता हूं कुछ इस तरीके से टी फॉर्मेट में, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मेरा डेबिट सारा फिगर यहाँ लिखूंगा, और राइट हैंड साइड में सारे क्रेडिट वाले फिगर लिखूंगा। अगर आपको मैं एक जर्नल का फॉर्मेट दिखाऊं, आगे आप देखोगे बस अभी 1-2 स्लाइड बाद, कि जो जर्नल है मेरा उसका जो पहला कॉलम आता है, जो देखिए उसमें 2 कॉलम रहेंगे आपको अमाउंट लिखने के लिए, तो जो लेफ्ट वाला है वहाँ डेबिट वैल्यू लिखोगे, जो राइट वाला है वहाँ क्रेडिट वैल्यू लिखोगे। हमेशा माइंड में ये चीज़ सेट कर लो। एक पल के लिए आंखें बंद करो और मेरी बात सिर्फ सुनो। अकाउंटिंग में लेफ्ट कॉलम डेबिट, राइट कॉलम क्रेडिट, बस इस चीज़ को हमेशा याद रखो। आगे देखिए, ये लीजिए, ये आपका आ गया फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल। हमने क्या बोला, इस जर्नल के फॉर्मेट को देखिए, 2 कॉलम है अमाउंट के लिए, ये जो आपका है यहाँ भी अमाउंट आएगा,
यहाँ भी अमाउंट आएगा। देखिए जब आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे ना, तो यहाँ पर आप उसको मेंशन कीजिए कि यहाँ पर जो भी आप करेंसी दिखा रहे हो वो करेंसी रुपीज़ में है, डॉलर में है, पाउंड में है, यूरो में है, येन में है, किस में है, वो चीज़ बताना ज़रूरी है। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मेट जर्नल का। सबसे पहले क्या लिखा रहेगा? सबसे पहले लिखा रहेगा आपका जर्नल। फिर उसके बाद ये जर्नल किसका है? मेरा है, आपका है, सलमान खान का है, अमिताभ बच्चन का है, स्टेट बैंक का है, किसका है ये? तो जर्नल लिखने के बाद इन द बुक्स ऑफ किसका है उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सोच लेता हूँ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन। क्या नाम है उसका? ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन। मतलब क्या? हम इस ट्रू एंड फेयर के बुक्स का हम क्या बना रहे हैं? जर्नल बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी आप एंट्रीज देखोगे वो सारी किसकी होंगी? इस एंटिटी की होंगी, इस एंटिटी की होंगी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अब देखिए इसके फॉर्मेट को समझिए। सबसे पहला कॉलम आपका रहता है डेट का। डेट को जो आप लिखोगे यहाँ पर, ये आप हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखोगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ इसको आप सीक्वेंस में लिखोगे। जो एंट्री पहले हुई उसको पहले लिखोगे, जो बाद में हुई वो बाद में आएगी, जो और बाद में हुई वो और बाद में आएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि अभी है 2023, उसके बाद अक्टूबर 30 तारीख लेट्स सपोज, तो आपने इसको ऐसे लिखा 2023 अक्टूबर 30। यहां पर हमने लिख दिया क्या? डेट। ये क्या चीज की डेट है? ये मेरी डेट ऑफ इवेंट, जिस दिन मेरा वो इवेंट हुआ। कैसा इवेंट? ऐसा इवेंट जिसको मैं फाइनेंस में लिख सकता हूं, मतलब जिसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूं, जो मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, जो मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, उस पर्टिकुलर इवेंट को मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इतने तारीख को इवेंट हुआ। फिर आपका जो एक दूसरा कॉलम आएगा थोड़ा सा वाइड रहेगा, वो क्या कहलाता है? आपका पर्टिकुलर्स, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन, आपकी जो एंट्री हुई है उसके बारे में जरा आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। फिर आपको मिलेगा एक लेजर फोलियो का कॉलम। ये LF मतलब लेजर फोलियो। जैसे मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बोला था जर्नल जो हम बनाते हैं उसके बाद वहां से हम एक एक एंट्री को पोस्ट करते हैं लेजर में। तो हमारी यहाँ पर जो एंट्री आई होगी वो एंट्री हमने अपनी लेजर बुक के कौन से पेज पर हमने उसको रिकॉर्ड किया है, वो पेज नंबर यहाँ पर हम देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। हमने सैलरी का पेमेंट किया 10,000 रुपये कैश में, तो मेरी एंट्री क्या होगी? एक बार देख लीजिए, बाद में आगे आपको समझाऊंगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हमने कैश में पेमेंट कर दिया। अब देखिए इसका लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। मैंने यहाँ पर पहले वाले वर्ड में सिर्फ डायरेक्टली अकाउंट का नाम लिख दिया, लेकिन दूसरे वाले अकाउंट के पहले मैंने टू वर्ड लगाया है। और ये भी मैंने, देखिए जब यहाँ से आप देख पाओगे तो इतना दूर का मैंने गैप भी छोड़ा है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, सॉरी एक सेकेंड, गलती होगी ना, कोई नहीं, फिर से लिख देते हैं। हमने क्या लिखा? हमने लिखा था डेट 2023 अक्टूबर 30, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर अपना ट्रू एंड फेयर था। हाँ, फिर ये जो वर्ड मैंने लिखा है अकाउंट, इसके बाद कुछ स्पेस छोड़ूंगा मैं। बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है 2 से 3 अल्फाबेट छोड़ के लिखिए, तो मैंने 2-3 अल्फाबेट छोड़ दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश या बैंक। चलिए इस बार मैं बैंक लिख देता हूँ, मैंने बैंक से पेमेंट किया, टू बैंक अकाउंट। तो मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको रिकॉर्ड कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब कितना रुपया डेबिट? मैंने 10,000 रुपये का खर्चा किया, 10,000 का मैंने सैलरी का पेमेंट किया, तो डेबिट अमाउंट कितना हो गया? 10,000 रुपये। और ये सारा पैसा मैंने बैंक से दे दिया, तो बैंक का भी मेरा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपये। अब इसका मतलब मैंने सैलरी का खर्चा किया 10,000 रुपये और मेरे बैंक से पैसे चले गए 10,000 रुपये।
अब ये हुआ क्या, इसके बारे में आप एक नरेशन लिखोगे जो नीचे कुछ इस तरीके से लिखोगे, क्या, बीइंग, ये वर्ड हमेशा यूज कीजिएगा क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, बीइंग वर्ड से शुरुआत कीजिएगा नरेशन लिखने का। सर क्या हम बीइंग वर्ड को यूज ना करें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टैंडर्ड बोलता है कि बीइंग वर्ड से यूज करो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ऐसा एक नरेशन ले लिया। तो अब यहाँ पर देखिए, ये एक जो पर्टिकुलर एंट्री हुई, ये आपके बिजनेस में एक फाइनेंशियल इवेंट हुआ था सैलरी पेमेंट का, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जा रही है। कितने तारीख को आपने पेमेंट किया, क्या चीज़ के लिए पेमेंट किया, कौन से महीने के लिए पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, ये आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब इस तरीके से आपके बुक्स में बहुत सारी हजारों एंट्रीज होंगी, तो आप क्या करोगे, जितना सैलरी का है वो सैलरी वाले अकाउंट में पोस्टिंग करोगे। हमने बताया था जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होती है। तो ये पर्टिकुलर 30 अक्टूबर वाली ये जो एंट्री है, ये आपने आपके लेजर बुक जो आप बना रहे हो उसके कितने नंबर पेज पर इसका रेफरेंस आपको मिलेगा। तो लेट सपोज पेज नंबर 15, लेट सपोज मेरे पास एक लेजर फोलियो, एक लेजर की बुक है जिसका पेज नंबर अगर मैं 15 नंबर अगर पेज पर आऊँ तो वहाँ पर मुझे इसी एंट्री का रेफरेंस मिलेगा कि भैया मैंने सैलरी का पेमेंट किया बैंक से, ये चीज़ मुझे वहाँ पर मिल जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका एक कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पर, सब्सिडरी बुक। सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे सोचिए, अभी आप अगर स्कूल जाते हो या कभी आप अपनी लाइफ में स्कूल गए होंगे तो वहाँ पर आपको हर एक क्लास में 5 से 6 मिनिमम सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। तो वहाँ पर क्या होता था, आप हर एक सब्जेक्ट की एक अलग नोटबुक लेकर जाते थे और हर एक सब्जेक्ट में हर एक पीरियड में आप रेस्पेक्टिव नोटबुक निकालते थे। टीचर जो आपको नोट करवाता था आप वो नोट करके आते थे। अगर मैथ्स का पीरियड है तो मैथ की कॉपी निकालते थे, उसमें मैथ्स के सम सॉल्व करते थे। अगर पीरियड अगर साइंस का है तो साइंस की नोटबुक निकालते थे, उसमें लिखते थे। आप क्या करते थे, आपका काम है नोट्स को रिकॉर्ड करना, तो आप एक ही बुक क्यों नहीं लेके जाते, आप एक ही कॉपी क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक ही बुक में अगर सारा का सारा एंट्रीग्राम डाल दें वो बल्कि हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे जब उससे आप डेटा खोजना चाहोगे आपका टाइम वेस्ट बहुत होगा और एक ही में होने से वो क्लमजी हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जब जर्नल बना तो क्या रूल था, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दो। लोगों ने करना शुरू कर दिया, रिजल्ट क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, ठीक है। अब जो बहुत सारे और बाद में रिसर्चर्स हुए, उन्होंने जब अकाउंटिंग फील्ड में अपना पीएचडी किया, उन्होंने रिसर्च करी और उन्होंने फिर अपना एक आइडेंटिफाई ये किया कि क्यों ना कुछ ऐसा कर कमाल कि हम जो जर्नल है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दें, जैसे स्कूल में सब्जेक्ट को बांटा करते थे। यानी कि आपके बिजनेस में हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे सारा का सारा एंट्री, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक टोटल ओवरऑल जर्नल के छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है। उसने एक प्रॉपर टोटल जर्नल का छोटा छोटा उसने क्या कर दिया, टुकड़ा कर दिया। क्या है वो देखिए, सबसे पहले आपका आता है कैश बुक। उन्होंने क्या बोला कि भाई आप कैश बुक बनाओ, जो आप पहले कल तक जर्नल में रिकॉर्ड करते थे अब उसको एक अलग से बुक बना दो, कैश बुक, जिसमें आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन। फिर चाहे आप कैश में पेमेंट करो, कैश में सेल्स करो, कैश में आपने कुछ परचेस किया, कुछ भी हो, अगर वो कैश में है डायरेक्टली तो आप उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो कैश सेल्स क्यों ना हो, चाहे वो कैश परचेस क्यों ना हो, अगर कैश इन्वॉल्व है उस ट्रांजेक्शन में आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक्स आपका आता है परचेज बुक। अगर आपने परचेज किया है कुछ भी सामान, कुछ गुड्स परचेज किए हो आपके डे टू डे बिजनेस में, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे परचेज बुक में। लेकिन वो कौन सी परचेज होंगी, वो होंगी सिर्फ आपकी क्रेडिट परचेज। क्यों क्रेडिट परचेज, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज क्यों होएगी, कैश परचेज क्यों नहीं होएगी, क्योंकि कैश परचेज आपकी ऑलरेडी यहाँ पर कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर सिर्फ परचेज बुक में क्रेडिट वाली परचेज आपको रिकॉर्ड करनी है।
सिमिलरली अगर आप परचेस करते हो तो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि आपने जो माल खरीदा था आप उसको वापस भी करोगे, कुछ डिफेक्टिव होगा तो वापस करोगे, या फिर मान लीजिए कभी कभी आपने कुछ वारंटी में सामान था, आपने परचेस कर लिया था लेकिन वो वारंटी में खराब हो गया, आप उसको वापस कर दिए। तो किसी भी कारण से, या फिर मान लीजिए कभी ऐसा हो सकता है कि सप्लायर जो है वो आपको एक्स्ट्रा माल भेज देता है, तो भैया एक्स्ट्रा माल मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे दुकान में जगह ही नहीं रखने के लिए, अब मैं सड़क पर तो उसको रखूँगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको वापस भेज दूंगा। तो उसके लिए अलग से एक बुक बनेगी, परचेज रिटर्न बुक, जिसपे आप क्या रिकॉर्ड करोगे, फॉर रिकॉर्डिंग दी परचेज रिटर्न। जब कभी भी अगर आपका परचेज अगर रिटर्न होता है, वापस जाता है, आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। फिर सेल्स बुक, बात क्लियर है, जितनी भी क्रेडिट सेल्स होंगी उसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे क्योंकि कैश सेल्स तो ऑलरेडी कैश बुक में जा चुकी है। फिर आपका सेल्स रिटर्न बुक, अगर सेल्स हुआ है तो रिटर्न भी हो सकता है, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करोगे। और जो कहीं पर भी नहीं जाता, जहां पर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां पर सेल परचेज नहीं है, वो कहां जाएगा, वो जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। जी हाँ, वो जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं मैं, चलिए 2 एग्जाम्पल बताता हूं मैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम डेप्रीशिएशन का। क्या होता है डेप्रीशिएशन, फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने के कारण उसकी वैल्यू में आई गिरावट को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं डेप्रीशिएशन। तो लेट सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए की एक मशीनरी थी और उसके ऊपर मुझे साल भर का 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन मुझे रिकॉर्ड करना है। मतलब क्या, 1 साल के पहले जो मशीनरी 1 लाख रुपए की थी, 1 साल के बाद वो 10,000 कम हो जाएगी, यानी कि 90,000 की हो जाएगी। तो मुझे मेरे बुक्स में भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 साल पहले 1 लाख की मशीन थी, आज दिखाना पड़ेगा ना कि सिर्फ 90,000 की मशीन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10,000 के इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो 10,000 का इफेक्ट हो रहा है, ये क्या एक्चुअल में कैश का कुछ लेन देन हो रहा है क्या? नहीं बाबा नहीं। क्या ये सेल परचेज हो रहा है क्या? नहीं बाबा नहीं। तो क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है अदर देन, ये इन 5, इन सब के अलावा कुछ हो रहा है, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करोगे। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, समझिएगा बात को, ठीक है। लेट सपोज हम है कौन, हम है ट्रू एंड फेयर। हमने रिलायंस से कुछ माल खरीदा 1 लाख रुपए का, जो हमको उसको देना है। तो रिलायंस हमारे लिए क्या बन गया, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उसको पैसे देने वाले हैं 1 लाख रुपए। हमने टाटा को माल बेचा था 1 लाख रुपए का, ठीक है, हमने टाटा को 1 लाख रुपए का माल बेचा था, तो टाटा क्या बन गया हमारे लिए, सन्ड्री डेटर, क्योंकि हम उससे पैसे लेने वाले हैं। अब देखिए नॉर्मल सीन में क्या होता, यहां से पैसे मिलते टाटा से, रिलायंस को पैसे दे देते। लेकिन अब कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हमने रिलायंस को बोला कि सुनो भाई रिलायंस, हम आपको पेमेंट करने वाले हैं ना, अब आपको हम नहीं करेंगे, आपको पेमेंट टाटा वाला करेगा। और टाटा को बोलेंगे सुनो टाटा वाले, आप हमको पेमेंट करने वाले थे ना, उतने पैसा हमको मत करो, डायरेक्टली रिलायंस को दे दो। दोनों का आपस में हमने बात करवा दी और बोले कि अब मेरे से कोई मत मांगना, आपस में सेटल कर लो। तो ये जो 1 लाख रुपए का हुआ लेन देन, मुझे देना था, मुझे लेना था, ये दोनों अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। लेकिन जो मुझे देना था, जो मेरी एक लायबिलिटी थी, वो खत्म हो गई। जहां से मुझे मिलने वाला था, जो मेरे लिए एक एसेट था, वो खत्म हो गया। तो इसको इम्पैक्ट को रिकॉर्ड तो करूंगा मैं अपने बुक्स में, कहाँ करूंगा, क्या वो कैश का लेन देन है, क्या वो सेल परचेज है, नहीं, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो इस तरीके से क्या किया गया, जो टोटल पूरा एक जर्नल हुआ करता था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और हम अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जर्नल का भैया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर हम एक अच्छा जर्नल बना रहे हैं तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो भी हम जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जी हाँ, आपका जर्नल क्या करता है, वो हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और कैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिर्फ आपके बिजनेस का हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है। क्रोनोलॉजिकल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, डेट बाय डेट, 1 बाय 1, जैसे जैसे होता गया उसने रिकॉर्ड करते गया। तो ये एक अच्छा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है ये। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा एक फीचर क्या है, दिस इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जी हाँ, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो भैया जर्नल में आके देखो, यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। अगर आप एक अच्छा जर्नल बना रहे हो तो उसका ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये आपका है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
फिर जर्नल की एक और खास बात क्या है, कंप्लीट डिटेल्स अबाउट ट्रांजेक्शन। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जर्नल का पूरा फॉर्मेट दिखाया था, जहां पर मैंने क्या किया था, मैंने एक सैलरी का एग्जाम्पल लिया था। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपये टू बैंक 10,000 रुपये, बिंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 और अमाउंट 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, ये एक जर्नल एंट्री ने आपको सारी डिटेल बता दी। उसने ये बता दिया कितने तारीख को ये इवेंट हुआ, किस चीज़ के लिए पेमेंट गया, कहाँ से पेमेंट गया, किस लिए गया, कितने रुपए गए, सब चीज़। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कि जर्नल जो है वो कंप्लीट डिटेल्स एक ट्रांजेक्शन का आपको प्रोवाइड कर देता है। तो कल आगे चल के भविष्य में अगर आपको कोई एंट्री आपको खोजनी पड़ी तो वो एंट्री किस चीज़ की है वो भी आपको बता देगा और आपका काम बन जाएगा। समझ में आया? अब आगे देखिए, इंक्लूड डुअल एस्पेक्ट दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये जर्नल अगर ना होता तो डबल एंट्री बुक कीपिंग नहीं हो पाती, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ जर्नल आप क्या करते हो, आप एक एंट्री के दोनों पहलू को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप डेबिट को भी रिकॉर्ड कर रहे हो, आप क्रेडिट को भी रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यानी कि ये एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, जर्नल का, कि आप डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड कर रहे हो। एंड देन लास्ट आपका इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, इसमें रिकॉर्डिंग होता है क्या, रिकॉर्डिंग एज सुन एज ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ऑन डेली बेसिस। जी हाँ, डेली बेसिस पे आपका जैसे जैसे ट्रांजेक्शन जब जब होता रहेगा आप इसमें रिकॉर्ड करते जाओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने अपना डेटा अप टू डेट रखा तो उसके हिसाब से आपका जब अकाउंट्स भी बनेगा वो अप टू डेट बनेगा और उसमें गलतियां कम होगी। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जर्नल की। आगे देखिए, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। अगर आप जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो आपको कुछ फायदे भी होंगे। अगर आप जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो आपको कुछ फायदा भी होगा। क्या फायदा होगा, देखिए सबसे पहले प्रोवाइड्स क्रोनोलॉजिकल डेटा। जी हाँ, अभी हमने बताया था कि ये क्योंकि क्रोनोलॉजिकल वन बाय वन डेट बाय अनदर डेट ये सारा रिकॉर्ड कर रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको ये इंपॉर्टेंट डेटा भी दे देता है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने आपके किसी दोस्त से उधारी लिए थे 10,000 रुपये और आपने उसको प्रॉमिस किया था कि आप उसको 5 दिन या 10 दिन बाद उसको लौटा दोगे। अब आपका दोस्त आपको आके बोलता है कि भैया वो पैसे तूने मुझसे लिए थे तो उसका तो 50 दिन हो गया, तू मेरे को पैसा नहीं दिया। अब आपको याद आ रहा है कि यार ये तो 5-10 दिन की बात है, 50 दिन कैसे हो गया। तो आप अपना जर्नल खोलोगे, आपको याद है 5-10 दिन के भीतर कुछ हुआ है, तो आप अपना जर्नल खोलोगे और 5-10 दिन के भीतर का जो भी हुआ है लेन देन आप उसको खंगालोगे। भैया लोन लिया था, उससे पैसे आए होंगे ना, आपने रिकॉर्ड किया होगा कैश आया है बोल के, तो कैश बुक खोलोगे पिछले 5-10 दिन का, देखोगे कि भैया मैंने पैसा कब लिया था, हाँ ये रहा, देखो भैया ये तो आपका 4 ही दिन हुआ है, आप 50 दिन बोलते हो। मतलब क्या हो रहा है, आपको ये जर्नल एक हेल्प कर दिया डेटा निकालने में। क्यों हेल्प कर पाया, क्योंकि इसमें डेटा सारा क्रोनोलॉजिकल डेटा इसमें रिकॉर्ड है, डेट बाई डेट इसमें रिकॉर्ड है। अगर वहां पर आप रिकॉर्ड नहीं करते तो आप सामने वाले को बोलते पता नहीं भैया कब लिया था, ठीक है भैया दे दूंगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना, ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर सकता ये चीज़। लेकिन अगर इसको आप लिख देते हो तो फ्यूचर में एज ए रिकॉर्ड आप उसको यूज में ले सकते हो। समझ में आया? ओके, अब आगे देखिए, दूसरा इसका एडवांटेजेस क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग। जी हाँ, इसमें जो भी रिकॉर्ड होता है सब सिस्टमेटिक तरीके से होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक जर्नल का फॉर्मेट बताया था, आप इमेजिन कीजिए वो जो फॉर्मेट था उसमें हम डेटा कैसे रिकॉर्ड कर रहे थे। हमने एक प्रॉपर तरीके से डेट लिखी, फिर क्या अकाउंट डेबिट क्या अकाउंट क्रेडिट, फिर कितना अमाउंट डेबिट कितना अकाउंट क्रेडिट, एक प्रॉपर तरीके से हम लिख रहे थे, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये एक अच्छा आपका फायदा हो जाता है कि अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो तो आपकी सारी एंट्रीज एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड होती है। ऐसे नहीं कि हॉच पॉच तरीके से कुछ भी आपने रिकॉर्ड कर दिया, ना ना ना, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको रिकॉर्ड कर पाते हो अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो तो। फिर एनहेंस एक्यूरेसी। जी हाँ, अगर आप जर्नल अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो हमने क्या बोला, आपका टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट दोनों बराबर होगा। तो अगर आपने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया होगा जर्नल एंट्री को, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे क्या, कि मेरे टोटल डेबिट बैलेंस जितना है उतना ही मेरा टोटल क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जब ये दोनों बैलेंस सेम होता है तो देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी कि आपका गलतियां कम हो या ना हो। ठीक है, गलतियां नहीं होंगी इसकी गारंटी नहीं है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद गलती कम है या फिर गलती नहीं है। ओके, क्या था ये आपका एनहेंस एक्यूरेसी,
जब आप जर्नल देख खुद सोच कर देखिए, आप हर एक एक चीज़ का नोट कर रहे हो, कितना बजे कौन सा आइटम आया, कितना रुपए का आया, हमने किसको दिया, कितने में बेचा, हर एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो आप प्रॉपर तरीके से, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपका डेटा अप टू डेट है तो उस अप टू डेट डेटा से जब आगे चल के लेजर में ट्रांसफ़र होगा और उस लेजर से जब ट्रायल बैलेंस बनेगा और उस ट्रायल बैलेंस से जब फाइनल अकाउंट बनेगा तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो इसीलिए ये इसका एक फ़ायदा है, जर्नल मेंटेन करोगे तो आपका एंड तक एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हेल्प्स इन मेकिंग लेजर, जी हाँ, अभी हमने बताया कि अगर आप जर्नल अच्छे से रिकॉर्ड करोगे तो वहीं से आपकी सारी एंट्री कहाँ जाएगी, लेजर में जाएगी। तो ये लेजर बनाने में हेल्प करता है, ये आपका लेजर बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद आपने अगर आपने जर्नल अच्छे से बनाया है तो जर्नल ऑल्सो एक्सप्लेन्स ट्रांजेक्शन्स विद द हेल्प ऑफ नरेशन। जी हाँ, अभी हमने देखा था सैंपल, क्या था, सैलरी अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपये टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये, बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, डेट 30 अक्टूबर 2023। तो यहाँ पर ये एक एंट्री क्या कर दी, उस पूरे इवेंट को एक्सप्लेन कर दिया आपको वो देख के पता चल जाएगा कि पैसा किस चीज़ का गया है, किसको गया है, क्या गया है। समझ में आपको? ठीक है। अब देखिए लास्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। जी हाँ, आपके बिजनेस में जो जो घटना घटी है फाइनेंशियल वाली सारी यहाँ पर रिकॉर्ड है। कल आगे चल के कोई एक आपके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर दिया, कोई आपके ऊपर केस ठोक दिया, आइए जर्नल में सारी हिस्ट्री मिलेगी आपको यहाँ पर पैसों के लेन देन की, निकाल के दिखा दो कोर्ट में, बच जाओगे। तो ये किसकी अच्छी एक खास बात, एक फ़ायदा है आपका कि अगर आपने जर्नल मेंटेन किया तो आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को वो सारा रिकॉर्ड करके रखता है। अब आते हैं हमारे आज की क्लास की लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है आपका डिसएडवांटेजेस। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं मैं, संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस हो, सबकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमने माना कि जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ नुकसान वाली चीज़ें हैं। तो वो क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है जर्नल जो है वो नॉट सुटेबल व्हेन वॉल्यूम इज लार्ज। जब आपका वॉल्यूम लार्ज हो जाता है तो थोड़ा सुटेबल नहीं होता। क्यों? आपको एक ही चीज़ रिकॉर्ड करनी है, खुद सोच कर देखिए। आप डेट लिखोगे, क्या अकाउंट डेबिट, क्या अकाउंट क्रेडिट, कितना रुपया डेबिट, कितना रुपया क्रेडिट, फिर नरेशन में बताओगे बिंग ये अमाउंट हमने इस कारण से इसको पेमेंट किया। तो क्या हो रहा है, आपका टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें समय बर्बाद होता है। प्लस जब बहुत सारा बर्डन होगा, बहुत सारा बल्कि डेटा आएगा, आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे। आपको फिर उस चीज़ के लिए 2, 4, 5, 10 लोग और रखने पड़ जाएंगे। अगर आप और 2, 4, 10 आदमी को और अलग से नौकरी पे रख रहे हो तो उनका नौकरी की जो सैलरी दोगे, सैलरी का खर्चा बढ़ जाएगा आपका। तो ये सब क्या है, आपका डिसएडवांटेजेस है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये एक जर्नल की लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर नॉट सुटेबल फॉर बहुत ज़्यादा बल्कियर ट्रांजेक्शन। करते हो लेकिन दिक्कत आती है। इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं बोला मैंने बोला होता है लेकिन दिक्कत आती है। फिर रियल टाइम बैलेंस नॉट रिफ्लेक्टेड। जी हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि जब जर्नल रिकॉर्ड करते हो ना तो जर्नल का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना, उसका काम रिपोर्टिंग नहीं है। आप जर्नल को जाके पूछोगे कि जर्नल बता मेरे पास आज तक का कितना कैश बैलेंस आया है, जर्नल बोलेगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना। जर्नल को कभी किसी ने बताया नहीं कि यह रिपोर्टिंग कैसे करोगे, वो तो आप लेजर और ट्रायल बैलेंस से जाके पूछो। मैं जर्नल हूं, मेरा काम सिर्फ रिकॉर्ड करना है, मेरा काम रिपोर्टिंग करके आपको कुछ बैलेंस देना नहीं है। तो ये जर्नल की एक डिसएडवांटेजेस हो गई कि अगर इसको मैं रियल टाइम का डेटा पूछूं कि जर्नल बता कि फलाना आदमी को कितना रुपया देना है, कि वो आदमी से कितने पैसे लेने हैं, तो जर्नल उस समय एकदम साइलेंट हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका काम है रिकॉर्डिंग, नॉट रिपोर्टिंग। ठीक है। उसके बाद दूसरा, आप उसका अगर बुराई देखोगे तो क्या होता है वो, इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आपने अगर जर्नल एंट्री बना दी सारी की सारी तो आपको लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। लेजर का रोल अलग है, लेजर का पर्पस अलग है, लेजर बनाने का तरीका अलग है। तो लेजर आपको बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने बस एक बार जर्नल बना दिया लेजर अपने आप हो जाएगा। अपने आप कब होगा, जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तब होगा। लेकिन हम ओवरऑल अभी जो बात कर रहे हैं, हम बेसिक बात कर रहे हैं कि भैया आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, आप एक्चुअल हाथ से बना रहे हो,
तो हाथ से अपने आप कैसे बनेगा? तो क्योंकि एक लिमिटेशन थी एक्चुअल वर्ल्ड में, तो इसी के लिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाया सॉफ्टवेयर कंपनी ने और इन्होंने इस चीज़ को उसमें इंटीग्रेट कर दिया। सॉफ्टवेयर कंपनी आज की तारीख में ये बोलती है कि आप सिर्फ जर्नल लेवल पे काम करो, आप पहली एंट्री पास कर दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किसका लेजर कौन सा होगा, ये ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखेगा, ये प्रॉफिट लॉस में कैसे दिखेगा, ये P&L में कैसे दिखेगा, वो सब हम पे छोड़ दो, वो होता है। लेकिन अभी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ काम कैसे करता है। दूसरी बुराई क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जी हाँ, आपका ये जो जर्नल है ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी। अब आप खुद देखिए, अभी जब हमने आपको एक फॉर्मेट दिखाया था, तो इट मे बी पॉसिबल जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो मैंने जर्नल एंट्री पहली बार पास करी थी उस फॉर्मेट में एग्जाम्पल के तौर पे, वो आपके ऊपर से चली गई होगी, मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा कि यार हुआ क्या। तो समटाइम्स ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि क्योंकि आप जर्नल में एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो, पूरी बारीकी से पूरी डिटेल बता रहे हो, तो टाइम लगता है। और जहाँ पर अगर ये ट्रांजेक्शन बढ़ने लग गए और फिर अगर आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो टाइम कंज्यूमिंग के मामले में ये एक डिसएडवांटेजेस है जर्नल का, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट आपका आता है रिस्क ऑफ एरर। जी हाँ, अगर आपने गलत जर्नल में रिकॉर्ड किया तो उससे गलत लेजर में फिगर बनेगा। मतलब अगर मैंने जर्नल में ही 100 रुपये के बजाय 10 रुपये लिख दिए, तो जब मेरा ट्रांसफ़र होगा लेजर पे पोस्टिंग, तो जो 100 रुपये जाने चाहिए थे लेजर में, अब वो जाएंगे 10 रुपये। तो भैया जब अगर स्टार्टिंग में अगर आपने गलती कर दी तो आगे जो भी बनेगा, गलत जर्नल से बना गलत लेजर, गलत लेजर से बना गलत ट्रायल बैलेंस, गलत ट्रायल बैलेंस से बना गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपका भी हो गया बेड़ा गर्क। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जर्नल में स्टार्टिंग पे अगर आपने गलती कर दी तो उसके बाद आगे जो भी बनेगा सब गलत बनेगा। तो ये थी हमारी आज की जर्नल की स्पेशल क्लासेस पार्ट 1, जहां पर हमने जर्नल के बेसिक कंसेप्ट्स को जाना, वो क्या होता है, कैसे दिखता है, वो जाना। अगली क्लास में हम देखेंगे जर्नल के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि भैया अगर हमको कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हमको किन रूल को ध्यान में रखना है और उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे और एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।